नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये है एक लैपटॉप का एडेप्टर और कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस एडेप्टर को फिक्स किया था। फिलहाल दोस्तों अगर आप कोई लो बजट वाला या लो एंड वाला लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके एडेप्टर आते हैं मार्केट में 500-700 रुपये में मिल जाएंगे और इनको ठीक करने में भी दोस्तों करीबन इतना ही खर्चा आ जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके एडेप्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आती है किसी भी एडेप्टर में, चाहे वो आपके लैपटॉप का हो, चाहे आपके वो डेस्कटॉप का हो, चाहे वो आपके किसी भी अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का हो, तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो आती है इसकी पावर केबल से। तो फिलहाल आप सबसे पहले तो इस पावर केबल को चेंज करके चेक कर लें कि क्या इसको चेंज करने के बाद आपका एडेप्टर वर्क करने लग जाता है। अगर दोस्तों करने लग जाता है मतलब कि आपकी ये पावर केबल ख़राब है। तो मेरे केस में तो दोस्तों ऐसा नहीं था, एडेप्टर ख़राब हो रहा था। और फिलहाल नेक्स्ट, अगर आपका पावर केबल ठीक है और तब भी आपका एडेप्टर वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हिला के चेक कर लीजिए कि अगर ऐसे हिलाने से क्या आपके लैपटॉप चार्ज होना शुरू हो जा रहा है। तो अगर ठीक है, अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी आ जा रही है कि यहाँ पर हिलाने से लैपटॉप चार्जिंग पकड़ना शुरू कर दे रहा है तो मतलब कि आपकी ये जो केबल है वो ख़राब हो गई है। तो दोस्तों यही दो प्रॉब्लम है जिनको आप बैठे बैठे मतलब कि बहुत आराम से बिगर ज़्यादा खर्चे के सॉल्व कर सकते हो। पर दोस्तों अगर आपकी ये केबल ख़राब हो चुकी है, मतलब कि इसका जो यहाँ वाला एंड है ये ख़राब हो चुका है, तो आपको इस अडेप्टर को खोलना पड़ेगा और उसके बाद ही ये रिपेयरिंग हो सकती है। मतलब कि थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस केबल की बात करें तो मार्केट में 50-60 रुपये की मिल जाती है, पर इसको रिपेयर करने में आपको 150-200 रुपये का खर्चा आ जाएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने इस एडेप्टर को कैसे ठीक किया था। मेरी भी दोस्तों सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं अगर यहाँ से हिला ले रहा था तो ये चार्जर वर्क करने लग जा रहा था। दोस्तों इसके सिवाय एक और प्रॉब्लम आ सकती है, वो आती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हिलाने के बाद आपका चार्जर वर्क करने लग जाए तो मतलब कि ये पूरी की पूरी केबल ख़राब हो चुकी है, तो आपको ये पूरी की पूरी केबल बदलनी पड़ेगी। पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी रिपेयरिंग आसान हो जाती है। क्योंकि आप केबल को बीच में से काट सकते हो यहाँ पर और नई केबल को डायरेक्टली यहाँ पर शोल्डरिंग करके टेप लगा के फिट कर सकते हो। और इसमें दोस्तों करीबन आपका 50 रुपये का खर्चा आ जाएगा। पर दोस्तों अगर इन सभी के बाद भी आपका एडेप्टर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो चुकी है, और मैं यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लो एंड वाले होम या बिजनेस पर्पज़ के लैपटॉप होते हैं उनके जो पावर रेटिंग होती है एडेप्टर की वो होती है करीबन 60 वाट के। मे भी हो सकता है दोस्तों आपको 80 वाट का मिल जाए। बट अगर एक गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो ये जो पावर एडेप्टर 120, 250, 150, 200 वाट तक के भी हो सकते हैं। और फिलहाल यही केस था मेरा जो एडेप्टर था 120 वाट का था। और 120 वाट का मतलब कि अगर आप इसको मार्केट में परचेज़ करोगे तो आपको 3500 या 4000 का ये एडेप्टर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ठीक समझा कि इसको मैं खुद ही रिपेयर करूँ। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको आप खोलें कैसे। तो इसको खोलने के लिए आप कोशिश भी कर लेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें तो ये नहीं खुलने वाला, क्योंकि ये एक तरह से बहुत तगड़ी ग्लू के साथ इसको सील किया जाता है। ना ही कोई एसीटोन ना ही कोई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस ग्लू को ढीला कर पाता है, क्योंकि ये ग्लू बिल्कुल ही एक तरह से मोल्डेड ग्लू है। और इसको खोलने का आसान तरीका यही है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा किसी एक एंड से, और इस एंड पे आप कोशिश कीजिए अपना जो स्क्रू ड्राइवर है चपटे एंड वाला उसको डाल दीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से तो काटना ही पड़ेगा आपको, और काट के स्क्रू ड्राइवर को पूरा का पूरा अंदर डालना होगा। और इस दौरान हो सकता है कि आपके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएं, पर आपको दोस्तों यहाँ पर रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अगर तब भी आपको दिक्कत आ रही है खोलने की, तो मैंने नेहरू प्लेस में देखा लोग इसको हथौड़े से ठोकते हैं, ऐसे करके ठोकते रहते हैं चारों दिशाओं से, ताकि ये जो ग्लू है ये टूट जाए। जहाँ पर ग्लू होगी दोस्तों, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि ऐसा हथौड़े से मारने पर ये ग्लू टूट क्यों जाती है। नॉर्मल प्लास्टिक होगा दोस्तों फ्लेक्सिबल होगा, बट जहाँ पर भी आप जॉइंट लगाओगे ग्लू लगाओगे तो वो जो एरिया होगा वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, और जब आप उसको ठोकोगे या मोड़ोगे तो वो ग्लू वहाँ से छूट जाती है या वो चीज़ क्रैक कर जाती है। तो इस तरीके से आप हथौड़ा मार के भी इस ग्लू को तोड़ सकते हो और फिर आपका दोस्तों आराम से इस टाइप का एडेप्टर खुल सकता है। तो मैंने जो किया कोशिश कि मैंने पहले यहाँ से कटिंग की, देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने काटा, अपना स्क्रू ड्राइवर अंदर डाला
और इसको ऐसे करके मोड़ दिया। तो दोस्तों आप देख सकते कि ये कटता टूटता फूटता हुआ जो ग्लू थी ये टूटती फूटती चलेगी और आगे को मेरे को मिलने को गया। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो मैंने ग्लू लगा रखी है ये मेरी ग्लू है, इसको रिपेयर किए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, तो मैंने ग्लू लगा दी थी। तो एक तरह से मैंने परमानेंट एडहेसिव नहीं लगाया, जो रबर बेस एडहेसिव होता है दोस्तों उसको यूज़ किया, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे फिर से खोलना पड़े तो ये खोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देख सकते हो कि जो यहाँ पर पहले की ग्लू थी वो कितनी तगड़ी थी कि मेरे खोलने के बाद ऐसा करने के बाद एक तरह से हिंज डालने के बाद खींचने के बाद ऐसे करके देख सकते हो कि ग्लू इतनी तगड़ी थी कि यहाँ तक के प्लास्टिक को खाड़ के ले गई, नीचे को फंसा होगा दोस्तों। तो फिलहाल कोशिश करोगे तो दोस्तों ये खुल जाएगा, और अगर खुल गया तो बल्ले बल्ले आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि मैंने इसको खोल दिया था, और ये है दोस्तों असेंबली, जिसमें आपको पूरा का पूरा पावर एडेप्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। और इसके आगे दोस्तों कुछ इस टाइप से था कि मुझे अपनी डी शोल्डरिंग आयरन को लेके इसको पहले डी शोल्डर किया, इसको यहाँ से डी शोल्डर किया, और उसके बाद ही दोस्तों मैं इसका जो नीचे वाला खांचा उसको निकाल पाया। पर दोस्तों ऊपर वाला बिगर डी शोल्डरिंग निकल जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। पर नीचे वाले को निकालने के लिए आपको डी शोल्डरिंग करनी ही पड़ेगी, ताकि आप इसकी मेन इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट लेआउट देख सकते हो। तो ये है दोस्तों सर्किट आउट लेआउट, और मैं यहाँ से इस तरह से दोस्तों ये थर्मल प्लास्टिक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ से मुझे कटिंग करनी पड़ी। थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आई थी, मेरी जो केबल थी यहाँ से टूटी थी, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इसको काटना पड़ा। कैंची लेके मैंने यहाँ से कटिंग लगाई और उसके बाद इसको पीछे को खींच डाला। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों मैंने इन दोनों के बीच में एक तरह से एडहेसिव डाल दिया है, ताकि ये सटके ना ज़्यादा। तो आप देख सकते हो मैंने सटना, तो आप थोड़ा कोशिश करोगे और खींचोगे तो ये आपका पीछे को सटकना शुरू कर देगा। तो ऐसे घुमाते हुए चूड़ी की तरह इसको पीछे को ले जा सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं भी इसको काफ़ी पीछे ले गया हूँ। तो मैंने ये किया, मैं इसको पीछे ले गया और इसको निकाल दिया। और दोस्तों जैसे ये निकल गया तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे जो कटी वायर थी, जो इस वायर को अभी यूज़ करने वाला था, तो उस पर थोड़ा सा बेबी ऑयल लगाया। तो बेबी ऑयल लगाने से क्या होता है दोस्तों, ये चिकना हो जाता है। अगर आपका बेबी ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो या कोई भी तेल लगा सकते हो। तो उस तेल को लगाने के बाद मैंने इसको इसके अंदर डाला और घुमा घुमा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा घुमा के इसको आगे पीछे कर करके आगे पहुंचा दिया। और फिलहाल उसके साथ ही क्या हुआ दोस्तों, जैसे आगे पहुंचा तो मैंने सटका के पीछे कर दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर रबर बेस एडहेसिव, जिसको आप फेविकोल भी बोलते हो, जिससे टायर ट्यूब चिपकाई जाती हैं, तो उसको यहाँ पर रखा और इसको सटकाते हुए आगे को ले आया। तो इस तरीके से मेरा ये जो कनेक्टर है ये इस वायर के अंदर चला गया। और यहाँ पर जो दिक्कत आई थी, मैंने अपना शोल्डरिंग आयरन उठाया, डी शोल्डरिंग की इन पिन्स को निकाला और शोल्डर किया और वापस इसको असेंबल कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने श्रिंकेज ट्यूब का भी इस्तेमाल किया है, ताकि जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिखें। तो आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल इसको बंद करने से पहले मैंने यहाँ पर अपना AC अडेप्टर लगाया और चेक किया कि ये चल रहा कि नहीं चल रहा था। दोस्तों क्या हुआ, ये नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गड़बड़ थी। पर फिलहाल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी, ये मेरे खोलने की वजह से गड़बड़ हुई। जब मैंने इसको अच्छे से एनालाइज़ किया, अच्छे से देखा, तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पर मैं चाकू मार रहा था या पेचकस मार रहा था, उससे क्या हुआ था, ये जो इंडक्टर है इसकी जो नीचे वाली टांग है ये उठ गई। और उठने से क्या हुआ कि ये कट गई, और कटने से क्या हुआ कि जो AC थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इस कैपेसिटर तक नहीं पहुंच पाई। तो मुझे शंका हो गई थी कि कुछ ना कुछ इसके पहले वाली सर्किटरी में दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो मल्टीमीटर लेके यहाँ पर चेक किया, इन दोनों टर्मिनल्स पर कोई वोल्टेज आ रही थी, नहीं आ रही थी। फिर मैंने इस दोनों कॉन्टैक्ट्स को डीशोल्डर किया, निकाला बाहर, और मल्टीमीटर लेके AC का पूरा ट्रैक छान डाला, और मुझे पता चला कि AC इनपुट से ही इस टर्मिनल से इस इंडक्टर के पार नहीं जा रही थी। और मुझे पता चला कि मैंने जो पेचकस से इसको ठोका था, काटने की कोशिश की थी, तो उससे ये मेरा कॉन्टैक्ट भी कट गया था, और इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। और मैंने दोस्तों फिर शोल्डरिंग की, उसको खींचा थोड़ा सा, और फिलहाल अब दोस्तों ये चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से मैंने, हालांकि उतना आसान नहीं है दोस्तों, खुल जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है, तो उससे मैंने इस वायर को बदल दिया, और अब ये मेरा अडेप्टर चल रहा है। मेरे 3500 रुपये बच गए। और फिलहाल दोस्तों ओरिजिनल का ओरिजिनल बना रहा, जो कि कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया था। अगर मैं दुकान से ख़रीदता तो मे बी मुझे कोई डुप्लीकेट पकड़ा देते, पावर रेटिंग भी मिसमैच होती, मे बी जो ये कनेक्टर है ये भी थोड़ा सा डिसबैलेंस या दूसरे टाइप का हो सकता था। पर
इस टाइप से रिपेयर करने के बाद मेरा एडेप्टर ओरिजिनल का ओरिजिनल बना रहा और अब ये अच्छे से भी वर्क कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय एक और प्रॉब्लम आती है इस एडेप्टर के अंदर, वो आती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ चीज़ का ख़राब हो जाना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसका जो सर्किट होता है वो एक एसएमपीएस से मैच करता है। तो होता है क्या, ये एसी गई है, ये जो दो एसीज़ हैं ये सबसे पहले लाइन फ़िल्टर सर्किट से जाएगी। तो लाइन फ़िल्टर सर्किट से जाने के बाद आप ट्रैक कर सकते हो, तो ये कैसे ना कैसे करके आपकी ब्रिज रेक्टिफायर तक पहुंचेगी। तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर ढूंढना है। ये रहा दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपकी जो एसी है ये इस ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट तक पहुंचेगी और इस ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो इस फिल्टरिंग कैपेसिटर तक पहुंचना चाहिए। तो फिलहाल अगर आपका एडेप्टर वर्क नहीं कर रहा तो आप एसी लगा लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज मेजर कीजिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो दोस्तों इसका मतलब कि जो इधर वाला सर्किट है वो सब कुछ ठीक है। अब प्रॉब्लम है आउटपुट वाले सर्किट में। तो हो सकता है कि आउटपुट वाले सर्किट से पहले जो ये दो मॉसफेट लगा रखे हैं तो ये भी उड़ सकते हैं। तो आप इन मॉसफेट को मल्टीमीटर लेके चेक कर लीजिए कि ये मॉसफेट वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इनको रिप्लेस कर दीजिए। अगर दोस्तों तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप आउटपुट जो एसएम ट्रांसफार्मर है इसके आउटपुट पर करंट या वोल्टेज मेजर करें। अगर वोल्टेज सही से आ रही है मतलब कि फिर आपके ये रेक्टिफायर डायोड है दोस्तों यहाँ पर जो लगी हुई है तो ये उड़ सकती है, या ये फिल्टर कैपेसिटर लगा रखे हैं ये शॉर्ट हो सकती है। तो इस कारण से ये आपके एसएमपीएस ऑन नहीं हो रही है। और फिलहाल दोस्तों आप एक नज़र में देख के भी बता सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर ख़राब है। कई बार क्या होता है जैसे कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं तो वो हीटअप होना शुरू हो जाते हैं। तो आप थर्मल इमेजिंग कैमरा लेके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब कि या तो वो ख़राब हो गया या उसको अक्रॉस जो पावर सप्लाई आ रखी है वो शॉर्ट हो रही होगी कहीं ना कहीं। और आप दोस्तों डायरेक्टली कैपेसिटर्स को देख के भी पता लगा सकते हो ये कैपेसिटर फूक गया कि नहीं फूका। तो फिलहाल देख सकते हो कि सबके जो टर्मिनल है ऊपर वाले वो प्लेन हैं, मतलब कि सारे कैपेसिटर ठीक ही हैं। तो दोस्तों आपको मैंने समझा दिया कि कैसे आप एक पावर एडेप्टर या पावर सप्लाई को चेक कर सकते हो, इसमें कोई फॉल्ट आ गया इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और फिलहाल दोस्तों अगर इस पावर सप्लाई को अगर आप ठीक करने में सक्षम रहे मतलब कि आपको 200-250 से लेकर 500-550 रुपये लग जाएंगे। दोस्तों इससे महंगा कोई कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। अगर आपको मैं प्राइस की बात करूं तो 50-60 रुपये का ये ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाता है। मॉसफेट दोस्तों आपकी 50-60 रुपये की ही होती हैं। ये फिल्टर कैपेसिटर आपका 100 रुपये का हो सकता है। एसएम ट्रांसफार्मर दोस्तों कभी उड़ता नहीं है। आपका ये यहाँ पर कपलर लगा होगा दोस्तों, ऑप्टिकल कपलर, और ये कपलर भी आपका दोस्तों 50-60 रुपये से कम का ही मिल जाता है। और दोस्तों बाकी जो कंपोनेंट्स हैं इस एसएमपीएस के ऊपर या इस एडेप्टर के ऊपर वो सब के सब 10-20 रुपये से ज़्यादा के नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूँ करके कि अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिए, फॉल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मिल जाता है दोस्तों फॉल्ट तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन तो खुली है। अगर ये नहीं ठीक हो पाता है तो आप दुकान में जाके नया अडेप्टर तो ले ही सकते हो, पर फिलहाल कोशिश करने में क्या हर्ज है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कई बार होता है कि आपका जो कनेक्टर होता है ये शॉर्ट हो जाता है, मतलब कि कहीं से ये वायर बीच में टूट के आपस में चिपक जाती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। तो इस केस में भी ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। और फिलहाल उसको चेक करने का एक ही तरीका है, आपको चेक करना है, मल्टीमीटर ले लीजिए। यहाँ पर आउटपुट कॉन्टैक्ट्स जो 3 टर्मिनल्स आ रखे हैं इनको आपस में चेक कर लीजिए कि कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अगर दोस्तों शॉर्टिंग है तो आप कैंची पकड़िए, काट दीजिए इस टर्मिनल को और अब डालिए इसमें पावर। तो फिलहाल चेक कर लीजिए टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रही है, जनरेट हो रही है। अगर जनरेट हो रही है मतलब कि आपकी ये केबल शॉर्ट हो रखी है और फिलहाल इस केस में भी आपको ये केबल रिप्लेस करनी पड़ सकती है। और दोस्तों खुदा ना खासा अगर आपको ये पावर सप्लाई या एडाप्टर या चार्जर पूरा का पूरा बदलना पड़ जाए तो आप मार्केट में ध्यान रखें कि बहुत सारे टाइप के कनेक्टर्स आते हैं। तो अपना जो चार्जर है या अपना जो लैपटॉप है उसको ले जाइए और मैच कीजिए कि वो किससे मैच करता है। आप देख सकते हैं कि मेरा इससे मैच कर रहा है तो मुझे ये वाला ही चार्जर लेना है और यही मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो पाएगा, इनमें से कोई और कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपको कौन सा चार्जर लेना है और हो सके तो अपना लैपटॉप अपने साथ ले जाइए ताकि आप उसको एक बार चेक भी कर लें कि वो चलेगा नहीं चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि अगर मेरा लैपटॉप गेमिंग एंड लैपटॉप है और उसको चाहिए होगी 150 वाट की पावर सप्लाई, तो क्या वो 90 वाट की पावर सप्लाई से चल जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो हाई एंड लैपटॉप्स होते हैं या गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, स्पेशली जब जीपीयू चल रहा होता है। तो उस केस में ये 90 वाट के या 60 वाट के जो एडाप्टर होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो आपको अगर एडाप्टर बदलना ही है, हालांकि चल तो जाता है, आप मूवीज़ देख सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, ऑफिस को खोल सकते हो, पर फिलहाल दोस्तों
गेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर गेमिंग करोगे एडेप्टर चला जाएगा, आपकी जो बैटरी है वो उस पर चला जाएगा लैपटॉप, और जैसे बैटरी की पावर ख़त्म होगी तो वैसे ही आपका लैपटॉप भी शट डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको बदलना ही है तो कोशिश करें कि जो आपका पिन्स हैं वो मैच करें, और वोल्टेज जो लिखी हुई है दोस्तों वो भी मैच करें। आउटपुट वोल्टेज भी काफ़ी टाइप के वोल्टेज वाले आते हैं, जैसे कि 19.5 वोल्ट का है, ऐसे ही मार्केट में आपको 18 से लेके 20 वोल्ट तक के इस टाइप के लैपटॉप के चार्जर आते हैं। और ध्यान रखें कि अगर आपका लैपटॉप 19.5 वोल्ट की इनपुट चाहता है तो वो 20 वोल्ट से या 19 वोल्ट के चार्जर से चार्ज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। तो आपको मैच कराना है, ये वोल्टेज भी मैच करवानी है, और साथ में जो पावर रेटिंग लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर 6.15 एम्पियर बता देगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पावर मिल जाएगी। और जो भी पावर रेटिंग आपकी लैपटॉप की है उससे ये मैच करनी चाहिए, नहीं तो आप हाई परफॉर्मेंस के जो टास्क हैं वो अपने लैपटॉप पर नहीं कर पाएंगे, और वो लैपटॉप आपका पावर हंग्री बनता रहेगा और वो आपकी बैटरी पर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन तरीक़ों का ज़रूर ध्यान रखें, एक तो आपका कनेक्टर मैच करना चाहिए, दूसरी वोल्टेज, और तीसरी पावर। तो दोस्तों ये रहा लैपटॉप का पावर एडेप्टर, ये चार्जर। और दोस्तों मैंने इस वीडियो एपिसोड में आपको बता दिया कि कैसे आप इस एडेप्टर को ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि केबल ख़राब हुई है, कि ये वाली केबल ख़राब हुई है, और अगर इनमें से कोई केबल ख़राब हुई तो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।